जान है तो जहान है। पहले वक्तों में जब मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया और पबजी जैसे गेम नहीं होते थे तो लोगों के पास करने के लिए बहुत कुछ होता था। लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे, गली मोहल्लों में खेलते थे और दूर दूर तक अपने दोस्तों के साथ वॉक पे चले जाते थे। लेकिन अब हमें मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट ने कैद कर दिया है। हम खाते तो जा रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते, और खाने में भी क्या खाते हैं? पिज़्ज़ा, बर्गर और फास्ट फूड, जिससे हमारा पेट फूलता जाता है। और साथ ही साथ अगर 2 से 3 फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ जाएं तो सांस भी फूलता है। इसके बरक्स गांव में लोग रोज़ाना ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह अच्छी खुराक है, जिनमें दूध, दही, लस्सी, मक्खन, देसी घी, फल और फ्रेश सब्जियाँ हैं। इसलिए वो सेहतमंद रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। हम 40 की उम्र तक पैसे कमाते रहते हैं और 40 के बाद वही पैसे डॉक्टर की फीस पे करने में लगा देते हैं। हम एक झूठ अपने आप से अक्सर बोलते हैं, और वो झूठ ये कि मैं कल से जिम जाऊंगा, मैं कल से कम खाऊंगा, मैं कल से पक्का वॉक पे जाऊंगा। और ये झूठ हम कितनी बार बोलते हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमें अपनी डाइट और फिटनेस किस तरीके से मेंटेन करनी चाहिए, इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए आज हमने दावत दी है एक फिटनेस ट्रेनर और डाइटिशियन को, अली जमशेद। जी अली। थैंक यू सो मच आदिल। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो के अंदर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करने के लिए जो कि फिटनेस से रिलेटेड है। मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी इन्फॉर्मेशन और जितना भी नॉलेज मेरे पास है वो अपने व्यूवर्स के साथ शेयर किया जाए। आपको जो भी क्वेश्चन है आप मुझे स्टार्ट कर सकते हैं और कोशिश करूंगा कि इसका जवाब दे सकूं। थैंक यू सो मच, आपने ये इनविटेशन एक्सेप्ट की। मेरे तो सवालात तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बारी बारी आपसे सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल ये है कि हेल्दी लाइफ के लिए फिटनेस और डाइट कितनी ज़रूरी है? ओके, देखिए फिटनेस और डाइट दो अलग चीज़ें नहीं है। फिटनेस और डाइट, मगर मैं इसको ब्रॉडर में बोलूँ तो ये एक ही चीज़ है। जितनी इंपॉर्टेंट आपकी फिटनेस है उतनी ही इंपॉर्टेंट आपकी डाइट है। आप डाइट के बगैर फिटनेस पे नहीं जा सकते, और फिटनेस से मुराद कोई भी ऐसा वर्कआउट है। ज़रूरी नहीं कि आप जिम की बात करें या आप कोई वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट्स की बात करें। फिटनेस में कुछ भी हो सकता है। आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, आप क्रिकेट खेल सकते हो। कोई भी ऐसी स्पोर्ट जिसमें आपका फिजिकली आप इन्वॉल्व होते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए, आपकी लाइफ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि जो भी बंदा फिटनेस पे रहता है, अगर आप नोट करें नॉर्मल इंसान में और जो कोई स्पोर्ट्समैन है, वो नॉर्मल इंसान की निस्बत ज़्यादा अच्छी लाइफ गुजारता है। उसकी बीमारियां कम हो रही हैं, आपका ब्लड प्रेशर आपके कंट्रोल में रहता है, आपकी शुगर आपके कंट्रोल में रहती है, आपका कोलेस्ट्रॉल रहवर आपके कंट्रोल में रहता है। आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं जब आप किसी भी फिटनेस एक्टिविटी के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली फॉर योर ओन लाइफ बट आपकी जो फैमिली लाइफ है उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप फैमिली के साथ भी अच्छा माहौल में रहेंगे, और आप नोट करेंगे कि जो फिटनेस रिलेटेड पर्सन होते हैं उनका घर पे भी जो है ना मूड ऑटोमेटिकली चेंज होता है, क्योंकि आप डिप्रेशन से बच जाते हैं। बहुत सारी मैं सॉरी, इसमें इंटरप्ट आपको कर रहा हूँ, थोड़ी सी बात एक ऐड कर देता हूँ। फिटनेस के बारे में कहा जाता है कि जो फुटबॉलर है वो 10 साल एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा जीता है, और इसी तरह स्विमर जो है वो 5 साल मजीद और जीता है। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि फुटबॉलर जो है वो 10 साल ज्यादा जीता है और स्विमर जो है वो 5 साल ज्यादा जीता है, इसकी बैकग्राउंड रीजन क्या है? हमें आज तक ये पता नहीं चली कि रीजन क्या है। रीजन है स्टेमिना। क्योंकि आप देखें जो फुटबॉलर भागता है वो एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा भागता है। उसकी जो ट्रेनिंग है वो सारी की सारी ट्रेनिंग ही लंग्स की है, और हमारी बॉडी में लंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, आपकी बॉडी में लेके जा रहा है। तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका लंग्स होगा आपकी लाइफ उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। हम क्यों कहते हैं कि स्मोकर की लाइफ कम होती है? क्योंकि वो अपने लंग्स को डैमेज करता है। तो जो फुटबॉलर है या स्विमर है उनका वो अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, अपने आप को इतना ट्रेन करते हैं अपने स्टेमिना को, तो उनका स्टेमिना इंप्रूव हो जाता है एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल इंसान के। इसलिए ये कहा जाता है कि उनकी लाइफ 10 साल या 5 साल ज्यादा बढ़ जाती है। बाकी तो जिंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये कि फिटनेस लेवल उनकी बॉडी इतनी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, इसलिए हम ये कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरा एक अगला सवाल ये है कि कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं एक्सरसाइज करते हुए? कॉमन मिस्टेक देखिए, सबसे पहले हमारी जो मिस्टेक है ना वो ये है कि हम जब हम बिल्कुल न्यू लड़कों से स्टार्ट करूंगा जो कि इनिशियली कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल के बाद पहली दफ़ा जिम जाते हैं। हमें एक्चुअली जब जिम जाते हैं ना, हमें पूरी तैयारी करके जाना चाहिए। जैसे हम किसी एग्जाम में जाते हैं तो हम उसके बारे में पूरा पढ़ के जाते हैं कि क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे होना चाहिए। हम होमवर्क करके नहीं जाते जिम में। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि वहां जाएंगे, डंबल्स पड़े होंगे, वेट पड़े होंगे, हम उठा के करना शुरू कर देंगे, या देखेंगे जो आसपास सीनियर्स हैं उनको देख के करना शुरू कर देंगे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। उसकी रीजन ये है कि जो बंदा वहां पे 10 साल या 15 साल से वर्कआउट कर रहा है या 3 साल से वर्कआउट कर रहा है, उसका वेट लेवल, उसका ट्रेनिंग लेवल डिफरेंट है उस इंसान से जो कि बिल्कुल बिगिनर लेवल में एंटर कर रहा है। फिर हम वहां जाके क्या देखते हैं, यार वो बंदा इतना बड़ा वेट उठा रहा है, मेरी बॉडी से ज्यादा, मैं थोड़ा हैवी हूँ, वो मुझसे पतला हो कितना वेट उठा रहा है, मैं भी ज्यादा वेट उठाऊँ। तो जब आप ज्यादा वेट देख के तो देखा देखी वेट उठाना शुरू करते हो तो अपने मसल्स को डैमेज करते हो, अब अपने आप को इंजर करना शुरू कर देते हो। तो होमवर्क बहुत जरूरी है।
होमवर्क इसलिए करना ज़रूरी है कि देखिए अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ ऑनलाइन पड़ी हुई है। अगर आप कोई चीज़ न्यू स्टार्ट कर रहे हो तो आप उसके बारे में पढ़ के जाओ कि मैं बिगिनर लेवल पे हूँ, मुझे कैसे करना चाहिए? क्या मुझे फुल बॉडी वर्कआउट करना चाहिए? क्या मैं सिंगल मसल करूँ या मैं स्प्लिट करूँ? और दूसरी बात ये कि जो जिम के जो वहाँ पर जो लोग हैं उनको प्लीज़ उनसे गाइडेंस मत लें क्योंकि वो आपको अपने लेवल पे गाइड करेंगे। वो जी। बिगिनर लेवल पे गाइड नहीं करेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस गलती से हमें बचना चाहिए। किसी को देख के मत करें, आप खुद देखें कि आपकी बॉडी कितना वेट उठा सकती है, कैसा वेट उठा सकती है, आपकी अपनी कंडीशन कैसी है, उसके बाद आप वर्कआउट स्टार्ट करें। अच्छा, मैं एक और चीज़ थोड़ा-सा इसमें ऐड कर देता हूँ, सॉरी इंटरप्ट आपको कर रहा हूँ, कि हम जब स्टार्टिंग में जिम में जाते हैं तो बड़े जोश से जाते हैं और एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन होता ये है कि जब एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो बॉडी पेन होती है, क्योंकि हम यूज़ टू नहीं होते इस चीज़ के। आप क्या कहते हैं इसमें? बिल्कुल। देखिए ये एक नॉर्मल फिनोमेना है हमारी बॉडी का। आप कोई भी स्पोर्ट्स अगर काफ़ी अर्से बाद करोगे, अगर आप क्रिकेट भी 1 डेढ़ के साल बाद खेलोगे ना, तो आपकी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। वो इसलिए कि आपके मसल डैमेज होते हैं। तो आप जब आप मसल डैमेज करोगे तो डेफिनिटली जब वो रिपेयर होंगे तो आपको दर्द होगी, आपको क्रैम्प्स पड़ेंगे, आपके बाइसेप्स नहीं मूव करेंगे, आपका बाजू मूव नहीं करेगा। अगर आपने लेग्स का वर्कआउट किया तो आपके लेग्स दर्द करेंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में क्रैम्प्स पड़े हैं इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपका मसल डैमेज हुआ है, आपकी बॉडी उसको रिपेयर कर रही है। अगर क्रैम्प्स नहीं पड़ते इसका मतलब है कि आपने कुछ गलती की है। तो क्रैम्प्स तो बड़े इंपॉर्टेंट है। इवन जो बड़े-बड़े बॉडी बिल्डर भी होते हैं, जो प्रोफेशनल लेवल पे भी चले जाते हैं, जब तक उनकी बॉडी में क्रैम्प्स नहीं पड़ते, उनको फील नहीं होता कि उन्होंने कुछ कुछ अचीव किया है, कुछ नया अचीव किया है। तो क्रैम्प्स तो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्रैम्प्स से डरना नहीं चाहिए, तो मसला नहीं है इसका। प्रॉपर डाइट या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज, आप क्या प्रेफर करते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि डाइट और एक्सरसाइज दोनों कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। कहा जाता है कि जो नॉर्मली कहा जाता है कि एब्स आर मेड इन किचन, कि अगर आपको अपने 4 सिक्स पैक बनाने हैं या अपनी बॉडी बनानी है तो वो सब किचन में बनेगा। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि देखें, हम कहते हैं कि 60% आपकी डाइट है और 40% आपका वर्कआउट है। अगर आप 40% वर्कआउट कर रहे हो, आपने जितना मसल डैमेज किया है वर्कआउट करके जिम के अंदर, उसको रिपेयर करने के लिए आपको वो न्यूट्रिशंस चाहिए, आपको वो प्रोटीन चाहिए, आपको कार्ब चाहिए। और अगर आप वो प्रॉपर लेवल में, प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं ले रहे, तो ना आपको वर्कआउट का कोई फायदा होगा, ना आपको कोई डाइट का फायदा होगा। इसका एक उल्टा ये है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत ओवर ट्रेन कर लेते हैं, जाके 2-2 3-3 घंटे वर्कआउट करके आ गए। उनको लगता है हम जितना ज़्यादा वर्कआउट करेंगे, हमारा मसल उतना ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा, हमारी बॉडी उतनी जल्दी बनेगी। ऐसा गलत है, ऐसा नहीं है। आपको अपनी बॉडी के हिसाब से ट्रेन करना है, मसल को ज़्यादा डैमेज नहीं करना। आप जितना डैमेज करोगे, उतनी ज़्यादा आपको खुराक खानी पड़ेगी, उतना ज़्यादा प्रोटीन खाना पड़ेगा, तो वो रिकवर हो, अगले दिन दोबारा आप जिम में जा सको। अगर आप 3 घंटे वर्कआउट कर रहे हो डेली, तो आप कुछ भी नहीं अचीव करोगे, आप अपने आप को नुकसान दे रहे हो। ठीक, ठीक। अच्छा, एक और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो कि हम तो अक्सर जिम चले जाते हैं, ईज़िली जाते हैं, मेंबरशिप ले लेते हैं, लेकिन वो तमाम लड़के जो जिम नहीं जा सकते, उसकी मेंबरशिप फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, या महंगी-महंगी जो डाइट्स हैं, उनको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके बारे में उनको क्या मशवरा आप देते हैं? देखिए, अगर आप एक नॉर्मल स्टडी देखें और अगर आप सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में जितने भी अच्छे बड़े बॉडी बिल्डर्स निकले हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सब गरीब घर से आए हैं। आपको कोई अमीर, हाई-फाई, लेविश किस्म का बंदा स्टेज पे खड़ा हुआ नहीं मिलेगा। ये एक सबको जानी-पहचानी बात है कि हमेशा जितना भी बॉडी बिल्डर निकला है, वो लो लेवल से निकला है। आप अगर अभी आप रिसेंटली देखें, कोई भी आपको पाकिस्तान का बॉडी बिल्डर मिलेगा, कोई बेचारा रिक्शा चला रहा होगा, कोई तंदूर पे रोटियां लगा रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, लेकिन कोई भी वेल ऑफ फैमिली से नहीं है। ये सारे बड़े बॉडी बिल्डर बने हैं। और कैसे बने हैं कि देखिए, एक चीज होती है कि डेफिनेटली अगर आप स्टेज पे कदम रखोगे तो आपको बहुत एक्सपेंसिव सप्लीमेंटेशन चाहिए होगी। वो सप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा महंगी है, आपको महीने का 50 से 60 हज़ार रुपये लग जाते हैं आपको पाकिस्तानी। और अगर हम सऊदी अरब में बात करें तो 1000-2000 रियाल आपको मिनिमम आपका खर्चा हो जाता है महीने का, अगर आप सप्लीमेंटेशन पे जाते हो। आपको प्रोटीन चाहिए, आपको एल-आर्जिनिन चाहिए, आपको BCAA चाहिए, CLA चाहिए, बहुत किस्म के सप्लीमेंट्स हैं जो जब आप स्टेज पे कदम रखने वाले हो। ये मैं प्रो लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर आप प्रो लेवल नहीं हो, आप सिर्फ फिटनेस के बारे में ध्यान देना चाहते हो कि मैं थोड़ा फिट लगूँ, अच्छा लगूँ, इसके लिए कोई एक्सपेंसिव डाइट की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आपके पास अगर प्रोटीन शेक नहीं है, कोई बात नहीं, आप उसके बगैर गुज़ारा कर सकते हो। आप चिकन खाओ, आप अंडे खाओ, अंडे तो नॉर्मली अवेलेबल हैं, आप 6-7 अंडे खाना शुरू कर दें। आपके पास चिकन अवेलेबल नहीं है, आप प्रोटीन सब्जियों से ले लें, सब्जियों के अंदर भी प्रोटीन होती है। आप उसके अलावा दालों से प्रोटीन देना शुरू कर दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गरीब आदमी वर्कआउट नहीं कर सकता, ये सिर्फ आपके अपने ऊपर है। जिम मेंबरशिप की जहाँ तक बात है, देखिए पाकिस्तान में तो इतने ज़्यादा महंगे जिम नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं फैंसी जिम जाने की। आप किसी भी नॉर्मल जिम चले जाएँ, आपको सिर्फ क्या चाहिए, डंबल्स के सेट चाहिए और आपको रॉड चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है हैवी मशीनरी वाले जिम जाने की कि आप वहाँ जाके पैसे ज़्यादा दें, कोई फ़ायदा नहीं है। आपका सही। जो बॉडी बननी है वो आपकी आपके अपने वेट से बननी है। सिर्फ 2 डंबल्स आपके पास हो तो आप पूरी बॉडी का वर्कआउट कर सकते हैं।
तो आप क्या मशवरा, सॉरी मैं इंटरप्ट आपको इसमें कर रहा हूँ, आप क्या मशवरा देते हैं ख़ास तौर पे अभी इन दिनों में जो क्वारंटाइन डेज़ हैं, लॉकडाउन है सबके सब, तो घर पे बैठे हुए अगर आपके पास सामान नहीं है तो किस तरीके से वो अपने आप को फिट रख सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेगुलर जिम जाते थे, लेकिन जिम बंद होने की वजह से वो घर पे बैठे हुए, उनके पास वेट नहीं है, उनके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। देखिए, एक्सक्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का ऑल्टरनेट अवेलेबल है। मैं हमेशा कहता हूँ हर चीज़ का ऑल्टरनेट है, सिर्फ आपको सोचना पड़ेगा। आप हर वर्कआउट अपना बॉडी वेट के साथ कर सकते हैं। आप पुशअप्स करेंगे, आपके चेस्ट ट्रेन होगी, आपकी ट्राइसेप्स ट्रेन होगी, आपके शोल्डर ट्रेन होंगे। आप उसके अलावा सिटअप्स करेंगे, आपके लेग्स ट्रेन होंगे। आप पूरी बॉडी का वर्कआउट घर बैठ के विदाउट वेट भी कर सकते हैं। आप यूट्यूब देखें, आपको बहुत सारे ऐसे वर्कआउट्स मिलेंगे जिसमें आपको मिलेगा फ्री वेट वर्कआउट या बॉडी वेट वर्कआउट, हर चीज़ अवेलेबल है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ क्या करें, आप अपने आप को फिट रखने के लिए एक चैलेंज ले लें कि मैं दिन के अंदर 100 पुशअप्स करूंगा, 100 सिटअप्स करूंगा, 100 जंपिंग जैक करूंगा। और ये जरूरी नहीं कि 100 आपने एक ही टाइम करनी है, आप 10-10 करके कर सकते हो। आप सुबह उठो 25 करो, उसके बाद शाम को 25 करो, फिर रात को 25 करो, सोने से पहले 25 करो। इससे क्या है कि आपकी बॉडी, जो आपने जो मसल गेन किया हुआ है, वो लूज नहीं होगा, वो फिट रहेगा। घर में ठीक। आप वर्कआउट कर सकते हैं, आप अपने वेट खुद बना सकते हैं। आपके पास डंबल्स नहीं है, पानी की बोतल नहीं, पानी की बोतल के अंदर आप मिट्टी भरें या सीमेंट भरें या प्लास्टर पैरिस भरें, कुछ नहीं भर सकते, नॉर्मल पानी की बोतल है और उसका वर्कआउट पूरा शुरू करें, अच्छा वेट देगा आपको 2-3 किलो इजीली। ठीक। मेरा अगला जो सवाल था वो इससे रिलेटेड था कि अपने आप को मोटिवेट किस तरीके से करें, लेकिन उसका जवाब आपने काफ़ी हद तक दे दिया है कि घर के अंदर बैठे हुए भी एक्सक्यूज़ नहीं आपने कोई देना, पानी की बॉटल्स को ही आप डंबल बना सकते हैं। और इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे कि मोटिवेट किस तरीके से किया जाए अपने आप को? बिल्कुल, देखिए, अगर आपकी विल है कि आपने कोई काम करना है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको सिर्फ अपना माइंड बनाना है, आपको माइंड सेट अपना बनाना है, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है कि हाँ, मैंने कुछ अचीव करना है। आपको मोटिवेशन ऐसे आएगी कि देखिए, आपको अपने एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ विदाउट टारगेट के ना वो काम नहीं करती और आपको मोटिवेशन भी नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना टारगेट रखते हो कि यार ये क्वारंटीन 20 दिन चलेगा या 25 दिन चलेगा या 30 दिन चलेगा, ये जितना भी चलेगा, और मेरा टारगेट ये है कि यार जब मैं क्वारंटीन से बाहर निकलूंगा या जब मैं दोबारा जिम में जाऊंगा, नॉर्मल लाइफ में जाऊंगा, तो मुझे 5 किलो तो अपना वजन कम करना ही करना है। तो आपने जब अपना टारगेट सेट कर दिया ना, तो फिर आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि उसको अचीव करना। प्लस आपकी मोटिवेशन इस तरह भी आएगी कि आप अपनी गैदरिंग में उन लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करें, उन लोगों से ज़्यादा बातचीत करें कि जो कि स्पोर्ट्स में है, जो वर्कआउट कर रहे हैं, जो मोटिवेट ऑलरेडी हैं और जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। उनसे ज़्यादा डिस्कशन की जाए, यार मुझे बताओ मैं आज कौन सा वर्कआउट करूँ, मुझे बताओ आज मैं कौन सा वर्कआउट करूँ। आप उनसे टारगेट लें, आप उनसे काइंड ऑफ होमवर्क लें, यार मुझे बताओ आज मैं क्या करूँ। वो आपको बताएगा 25 पुशअप्स करो, आप करो, उसको बोलो आज मैंने कर ली। ये चीज़ ग्रेजुअली आपको इतना मोटिवेट कर देगी कि आप रेडी हो जाओगे कि हाँ यार, अब मुझे करना है, कुछ ना कुछ अचीव करना है लाइफ। एक सवाल जो काफ़ी लोग इसके बारे में पूछना चाहते हैं वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो है कीटो डाइट के बारे में। आप इसके बारे में ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि आप इस पूरे प्रोसेस से गुजर चुके हैं, क्या कहते हैं? हाँ जी, कीटो डाइट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये लोगों में अभी फेमस हो रही है, लेकिन ये कोई नई डाइट नहीं है। इसको कुछ 2-2.5 साल हो गए इंटरनेट के थ्रू ये फेमस हुई, लेकिन ये बहुत पुरानी डाइट है। और इसके बारे में मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है। जो भी डाइट होती है, मैं पहले उसको खुद अपने ऊपर एक्सपीरियंस करता हूँ ताकि मैं देखूँ सकूँ कि उसका क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या किसके लिए अच्छी है और किसके लिए अच्छी नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसको खुद उस प्रोसेस से पूरे गुजर जाए तो आपको पता चले। कीटो डाइट को मैं नॉर्मली बोलूंगा कि ये लेजी डाइट है। ये उन लोगों के लिए डाइट है जो वर्कआउट नहीं करना चाहते हैं, जो बाहर नहीं जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बस घर बैठे उनका वेट लूज हो जाए। और ये लेडीज में बहुत फेमस हो रही है क्योंकि किसी एक ने की, उसने दूसरे को बताया, तीसरे को बताया। और बाय द वे बड़ी एक्सपेंसिव डाइट है, कोई सस्ती डाइट नहीं है। जी। कीटो डाइट मैं आपको कुछ पहले प्रोस एंड कॉन्स बता दूं। कीटो डाइट का फायदा ये है कि इससे वेट गेन नहीं होता, वेट लूज होता है, जल्दी वेट लूज होता है, बहुत जल्दी वेट लूज होता है। और इसमें आपको कोई वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। कर ले तो अच्छा, ना करें तो भी कोई जरूरी नहीं है। ये इसका फायदा है। अच्छा, और ये उसका उन लोगों के लिए है जो बेचारे जिम नहीं जा सकते, जिनके घुटनों में दर्द है या कोई ऐसी उनको डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से वो वर्कआउट नहीं कर सकते, उनका वेट गेन होता जाए और डॉक्टर उनको बोल रहा है कि अपना वेट आप लूज करें वरना आप जो है बहुत मुश्किल में आ जाएंगे, आपकी जान को खतरा है। तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट है। जो ओल्ड एज लोग हैं, जो 50-60 प्लस हैं, उनके लिए भी ये बेहतर है, डिपेंडिंग कि उनको कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ना हो, उनको किसी किस्म की हाई प्रोटीन की प्रॉब्लम ना हो। ये डाइट उनके लिए अच्छी है। ठीक। हम लोग जो हमारे 20 से लेके 45 की एज तक हैं, जो फिट रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए डाइट बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसकी रीजन ये है कि इस डाइट में हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी फ्यूल मतलब कि जिस चीज से हमारी बॉडी पावर लेती है वो कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इस डाइट का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि आपने अपनी बॉडी से उस कार्ब्स को हटा देना है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने एक गाड़ी है कि आपकी गाड़ी पेट्रोल पे है, आप उसको सीएनजी पे कन्वर्ट करते हो। ठीक।
कन्वर्ट करते हो, गाड़ी तो चलती है, नो डाउट गाड़ी चलती है, थोड़ी सस्ती भी पड़ जाती है आपको, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि इंजन की परफॉर्मेंस वो नहीं रहती है, आपको भी पता है। जो लोग टेक्निकल हैं उनको पता हो कि आपके इंजन की परफॉर्मेंस वो नहीं रहती है, और जब भी आप स्विच करते हैं तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें आती है। सिमिलरली जब हमारी बॉडी को हम कार्ब से प्रोटीन पे फिट करते हैं, उसको स्विच करते हैं, तो वो क्या करता है कि हमारी बॉडी जो है वो कार्ब्स इनटेक बिल्कुल कम कर देता है। केटो डाइट का जो मेन इंग्रेडिएंट वो ये है कि आपको कम से कम कार्ब्स लेने हैं, 40 ग्राम से नीचे के आपको कार्ब्स लेने हैं, और ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन। आपको चिकन खाना है, आपको देसी घी खाना है, आपको बटर खाना है, आपको क्रीम खानी है, आपको चीज खानी है, हर चीज इस चीज में खानी है। आपको रोटी नहीं खानी, आपको चावल नहीं खाने, आपको दूध नहीं पीना, आपको दही नहीं खाना, कोई भी चीज जिसके अंदर कार्ब्स आपको नहीं लेना। तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली अपने आप को टोटल स्विच कर रहे हो कार्ब से प्रोटीन के ऊपर। जब आप कार्ब से प्रोटीन के ऊपर स्विच करते हो, डेफिनेटली बॉडी को शॉक लगता है और बॉडी को केटोसिस स्टेट के अंदर लेके जाना पड़ता है, कीटोन्स जनरेट करने पड़ते हैं, आपकी बॉडी को स्विच करना पड़ता है, पूरा प्रोसेस। अब आप अपनी सारी एनर्जी कार्ब्स को छोड़ के प्रोटीन से ले रहे हैं। इसमें अब क्या हो रहा है कि आपका जब आप कार्ब्स जो है, कार्ब्स बेसिकली इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडीज को फ्यूल देने के लिए, मगर कार्ब्स का एक प्रॉब्लम ये है, जो कि इस रिसर्च के लोग कहते हैं कि वो कार्ब्स है वो आपकी शुगर लेवल स्पाइक करते हैं और आपको फैट्स उससे गेन होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वो कहते हैं कि कार्ब जो आपके दुश्मन है, जितना ज्यादा कार्ब खाओगे आपका वेट गेन होगा। वो इस सेंस में इस चीज को लेते हैं। अब आपने कार्ब छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली आपका फैट लॉस होना शुरू हो जाता है। अब वो फैट लॉस नहीं होता, हमारी बॉडी के अंदर 3 किस्म की चीजें होती है, हमारा वाटर वेट होता है, हमारा मसल मास होता है, हमारा फैट होता है। जब आप कोई भी डाइट, वो हमारा सबसे पहले वाटर वेट बॉडी से निकलता है, और एवरेज अगर आप देखें तो हर बंदे के जिस्म में ना 10 से 12 किलो 7 से लेके 12 किलो तक का वाटर वेट होता है हर एक के बॉडी में। और वाटर चाहिए पानी के अंदर, हमारे मसल के अंदर पानी है, बॉडी के अंदर पानी है। तो ये जो भी डाइट होती है इस वाटर वेट को कट कर देती है। जब आप कट होती है तो आपको पहले 2-3 हफ्ते में लगता है यार मेरा तो 6 किलो 7 किलो वजन जो है यूं करके गिर गया है, तो डाइट ही बड़ी कमाल है और हर चीज है। आप ये नहीं सोच रहे कि उसको आपका सिर्फ वाटर वेट कम करिए, आपकी बॉडी से वाटर निकालिए, अभी तक आपके फैट तक वो नहीं पहुंची। अभी इसके बाद अब वो आपके मसल को ब्रेक करेगी, जो मसल हमारी बॉडी के लिए बड़ा जरूरी है। फैट थर्ड चीज होती है जिसमें वो जाती है, वो सबसे मुश्किल होता है। जो लोग कीटो करते हैं वो भी अलग चीज जानते हैं कि जब वो रैपिड फैट लॉस करते हैं उनकी स्किन लटक जाती है। आदमियों में चेस्ट लटक, पेट की स्किन लटक जाएगी, उनके बाजुओं की स्किन लटक जाएगी, उनकी शक्ल बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसी डेड सी शक्ल हो जाती है, क्योंकि आप हेल्दी वे में नहीं कर रहे और आप वर्कआउट भी नहीं कर रहे। तो सर मेरे मुताबिक तो प्लीज जो भी लोग हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं वो प्लीज कीटो से दूर रहें। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो ही आप कीटो पे जाएं, अदरवाइज ना जाए, क्योंकि ये आपने एक दफा शुरू कर दी तो फिर आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है कि आप महीने की 3 महीने की और उसके बाद आपने छोड़ दी, बोला कि मेरा टारगेट अचीव हो गया, आपका वेट दोबारा वापस आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि लोगों ने इस बात को नोट कर लिया होगा और आपका जो मशवरा है उस पर अमल करेंगे। अब कीटो डाइट नहीं करते, एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो एक्सरसाइज के लिए कौन सा वक्त बेस्ट है, किस वक्त करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए? देखिए एक्सरसाइज डिपेंड करता है कि आपका मोटिव क्या है। आपके मोटिव पे डिपेंड करता है कि आपका एक्सरसाइज की टाइमिंग क्या है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को वेट लॉस करना है, उसके पास टाइमिंग है, उसके पास टाइम अच्छा है, तो वो सुबह उठे अर्ली मॉर्निंग, आपकी बॉडी बिल्कुल खाली होती है, आपका पेट खाली होता है, सुबह उठ के आप जॉगिंग करें, आप वर्कआउट करें, आप ट्रेडमिल करें 20 मिनट से 25 मिनट। वो टाइम ऐसा होता है जिसमें आपका फैट सबसे ज्यादा लॉस होता है। आपकी बॉडी क्योंकि बिल्कुल खाली होती है, आपके पास कुछ भी नहीं होता और आप ज्यादा से ज्यादा लूज करती हैं वेट। एक चीज ये है। दूसरा बेस्ट टाइम ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा वेट लॉस नहीं करना, मुझे मसल गेन करना है और उसके अलावा मैं बस फिट रहना चाहता हूँ, तो उसका बेस्ट टाइम ये होता है कि आप उसको शाम को करें। शाम को आपने उसकी रीजन ये होती है कि आपके वर्कआउट करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी होनी चाहिए, आपके अंदर कार्ब्स होने चाहिए, आपके अंदर प्रोटीन होनी चाहिए, हर चीज होनी चाहिए। हमने ब्रेकफास्ट किया होता है, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हम लंच करते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी काफी सारी एनर्जी हमारी बॉडी में होती है। तो सबसे बेस्ट टाइम जो मैं पर्सनली भी प्रेफर करता हूँ वो ये है कि मैं शाम 7 बजे से लेके 8, 9, 10 ये जो टाइम है ये मेरे लिए बेस्ट टाइम है। 7 से लेके 8 तक का, 9 बजे तक का टाइम बेस्ट है, क्योंकि आप अपना डिनर ज्यादा लेट आप ना करें। फिर आप हैवी डिनर करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आपको दोबारा डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो शाम का टाइम है और जितने भी ज्यादा भी वर्कआउट करने वाले आप देखें वो शाम को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो देखने के बाद ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। अगला सवाल जो वो ये है कि गो हार्ड और गो होम, तो आप इस पर क्या कहते हैं, एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा करना? देखिए बहुत ज्यादा करना वही चीज है ना। मैं एक बहुत छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ, मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को भी देता हूँ, अपने दोस्तों को भी देता हूँ कि जो गधा होता है ना वो बहुत ज्यादा वेट उठाता है, मगर कभी उसकी बॉडी नहीं बनती, कभी उसके ढोले नहीं बनते, वो सिर्फ वेट उठा रहा है। वो उठा इसलिए रहा है कि वो राइट डायरेक्शन में नहीं उठा रहा।
सही है ना? तो अगर भी आप जिम में जाके सिर्फ वेट ही उठाते जाएँगे तो आप राइट डायरेक्शन में नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है, आपका मोटिव क्या है। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे मसल गेन करना है, मुझे अपने आप को फिट रखना है, तो आप सिर्फ कुछ ऐसी वर्कआउट्स भी हैं कंपाउंड मूवमेंट्स की कि आप 20 मिनट करेंगे तो आप उसका उतना ज़्यादा बर्न करोगे जितना आप 4 घंटे डंबल्स उठा-उठा के आप बर्न करते हैं। तो यू हैव टू ट्रेन राइट। आपको अच्छे तरीके से ट्रेन करना है, आपको सही तरीके से ट्रेन करना है, ना कि इसके कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट टाइम गुज़ारो। हाँ, गो हार्ड और गो होम आप इसमें कह सकते हो कि जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको फिर पूरा सिंसियर होके उसमें करना है। इसमें ये नहीं है कि अगर आप चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हो तो आप बस हल्का-सा अपने अपने कम्फर्ट के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा सा वर्कआउट किया, हल्के-हल्के से वेट उठाया और घर छोड़ दिया, नहीं। फिर आपको प्रॉपर वेट करना है, आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जिसमें हमारे पास पिरामिड मेथड होता है, हमारे पास सुपरसेट मेथड होता है कि आप किस तरह अपने मसल को आप शॉक दे सकते हो, उसको डैमेज कर सकते हो। आपको लो से हाई इंटेंसिटी पे जाना है, आपको कम रेपिटेशन और ज़्यादा वेट उठाना है। जब आप वेट ज़्यादा उठाओगे, आपका मसल ज़्यादा डैमेज होगा, ज़्यादा ग्रो करेगा, ज़्यादा आपको उसका फ़ायदा होगा। तो अगर आप जिम जा रहे हो और जाके सिर्फ हल्के-हल्के वेट्स मार के 2-2 3-3 घंटे आ रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। गो हार्ड एंड गो होम इस चीज़ में बहुत अच्छा है कि अगर आप जाएँगे तो आप जाओ तो प्रॉपर्ली वर्कआउट करके आओ। आपको स्वेटिंग हो, आपको पता चले आपकी शर्ट वो आपको बताए कि आपने मेहनत की है कोई जिम के अंदर, आज आपने दिन ज़ाया नहीं किया। ठीक। माशाल्लाह से रमज़ान बहुत करीब है और रमज़ान के हवाले से किस तरीके से हमें अपना डाइट प्लान रखना चाहिए और एक्सरसाइज का क्या रूटीन रखनी चाहिए? देखिए, अभी रमज़ान बहुत करीब है और दूसरा रीज़न ये है कि हमारे जिम्स भी सब बंद हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही बंद हैं, तो अभी हम ये तो नहीं कह सकते आप जिम जाएँ और अच्छा वर्कआउट करें। तो फिर अब हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? हमारे पास डाइट एंड ट्रेनिंग 2 चीज़ें होती हैं, मैंने आपको बताया। तो अगर हमारे पास ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं है, तो हमें फिर डाइट ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी। दोनों दोनों फैक्टर्स में से किसी एक को हमें थोड़ा कम-ज़्यादा करके बैलेंस एक ऐसे पॉइंट पे लेके आना चाहिए, जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है कि अगर हमारी ट्रेनिंग कम है, तो हम अपनी डाइट अच्छी कर लें। तो अब रमज़ान में मेरा सबको मशवरा यही है कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें कि आप कोई ऑयली चीज़ें ना खाएँ, फ्राइड आइटम ना खाएँ, अपने फ्राइड आइटम को आप बेक्ड आइटम में कन्वर्ट कर दें। आप अगर फ्राइड चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको फ्राइड चिकन खा रहे हैं तो उसकी जगह आप बेक्ड चिकन में आ जाए, फ्राइड आप कोई पोटैटो या कोई चिप्स ले रहे हैं तो उसको बेक्ड पोटैटो पे कर दें। अपने आप को कम से कम ऑयल दें क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है, हमारे पास चीज़ें नहीं है कि हम बाहर जाके अपने आप को ट्रेन करें। हमने जितना ट्रेन करना है, हमने घर में ट्रेन करना है। हमारे पास हेवी डंबल्स नहीं है, हमें अपना बॉडी वेट को ही यूज़ करके करेंगे। हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, तो प्लीज़ हमें अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। रमज़ान के अंदर हम कोई भी मीठी शुगर वाली ये जो ड्रिंक है, रूह अफ़ज़ा और जाम शीरी, इन सबको भी वो अवॉइड करना है। इसको हमने रिप्लेस करना है स्मूदीज़ के साथ, फ्रेश ऑरेंज जूस के साथ या कोई भी फ्रेश जूस के साथ। हमें अपनी रूटीन अच्छी रखनी है। प्लस हमें सहूर का बड़ा ध्यान रखना है कि हम खा के सोना नहीं है, हमें सहूर में लाइट मील लेना है। अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो आप सहूर से 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले खा लें और आप टोटल रमज़ान में 3 मील कर लें कि इफ्तार, देन उसके बाद अपना डिनर और देन एंड पे सहूर जो कि बिल्कुल लाइट सी कुछ हो। चाय ले लें या लस्सी ले लें या दही का आपने कप ले लिया, कुछ भी इस तरह करके आप अपने आप को फिट रखें, अपनी डाइट पे बहुत ख़ास ख़्याल रखें। अच्छा अली, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो बहुत से लोग आपसे पूछते होंगे, वो ये कि आपका एक पेज है फूडीज़ RSKS है। आप इस पे मैनेज करते हैं, फूड के ब्लॉग आप बनाते हैं इस पे और आप दिखा रहे होते हैं कि आप फूड लवर हैं और साथ ही साथ आप फिटनेस का भी बड़ा ख्याल रखते हैं। तो ये किस तरीके से मैनेज करते हैं, फूड लवर भी और साथ साथ फिटनेस भी? एक्चुअली ये सब लोग हमसे पूछते हैं कि यार ये कैसे आप लोग मैनेज करते हो कि आप खाना भी खा रहे हो, बर्गर भी खा रहे हो, पास्ता भी खा रहे हो, फिर आप फिटनेस पे इतनी बातें कर रहे हो, तो ये दो अलग-अलग चीज़ें कैसे? देखिए हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ अगर आप मैनेज प्रॉपर्ली करें तो आपको उसका इम्पैक्ट नहीं होता। अब एक मैं आपको सीक्रेट शेयर करता हूँ जो हम किस तरह इसको मैनेज करते हैं। फूड ब्लॉग जब फूड ब्लॉगर हैं तो आपको डेफिनेटली खाना खाना है, उसके रिव्यूज़ भी देने हैं, उनके बारे में अच्छा बताना भी है, फिर आपको इन्विटेशन भी आते हैं, आपको इन्विटेशन पे भी जाना है और आपको हर चीज़ मैनेज करनी है, तो ये हर चीज़ हम टाइम के साथ मैनेज करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो भी हमें इन्विटेशन आए, हम उसको लंच के टाइम में लें, हम उसको डिनर के टाइम में मत लें। तो 90% हमारा जितना भी जो फूड ब्लॉग होता है, जिसको हम रन करते हैं, हम उसको लंच के टाइम में लेते हैं और वीकेंड्स पे लेते हैं, जो हमारा ऑफ डे होता है या चीट डे होता है, फ्राइडे या सैटरडे। तो ठीक। जब हम लंच के टाइम में उसको लेते हैं, तो हमारी एक और किस्म की डाइट होती है जिसको कहते हैं OMAD, 1 मील अ डे। ये एक ठीक। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डाइट होती है। इसमें ये होता है कि आपने अपनी जितनी भी कैलोरीज़ आपने पूरे दिन में खानी है, जो कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज़ है, वो आप एक दिन में एक ही मील के साथ खा लें और बाकी फिर आपने कुछ नहीं खाना। फिर आप उस कैलोरीज़ को एडजस्ट करते रहेंगे, आपकी बॉडी उसको एब्ज़ॉर्ब करती रहेगी और उसको जो है वो में यूज़ करेगी बाकी रेस्ट ऑफ द डे जितना भी होता है। तो हम जिस दिन ये फूड ब्लॉग करते हैं या जिस दिन भी हम जाके शूट करते हैं या हम खाना खाते हैं, तो हम उसको 1 मील अ डे पे कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हम उस दिन उसके अलावा कुछ नहीं खाते, सिर्फ़ वही हमारा 1 मील अ डे होता है, जिसमें हम अपनी 1500 कैलोरीज़ या
1600 कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं, और बाकी दिन फिर हम रात को या उसमें थोड़ी सी हमने प्रोटीन शेक ले लिया या हल्का सा सूप ले लिया या कोई सैलेड खा ली, तो वो हम उसको मेंटेन करेंगे और नेक्स्ट डे से फिर दोबारा हम अपनी प्रॉपर रूटीन में आ जाते हैं। तो ये 1 मील अ डे जो है ये हमें बहुत हेल्प करता है इस चीज़ के अंदर, तो इससे हम अपनी कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत से लोग इस डाइट को करते भी हैं जो खाने पीने के मेरे इतना शौकीन है, जो खाना पीना छोड़ नहीं सकते, तो वो ये करते हैं कि यार हम एक ही दफ़ा खाएँगे और अच्छा खाएँगे, हम पास्ता खाएँगे, पिज़्ज़ा खाएँगे, व्हाटएवर। बहुत हेल्दी डाइट नहीं है ये, मगर ये कि कभी-कभार काम आ जाती है कि बजाय इसके कि आपको कुछ एक्स्ट्रा खाएँ, उससे बेहतर है कि आप 1 मील अ डे करके हफ्ते में एक अच्छा। दफ़ा। अच्छा, एक थोड़ी सी बात मुझे ना एक जोक सा थोड़ा सा याद आ गया कि अक्सर लोग ऐसा भी करते हैं 1 मील अ डे जिस तरह आपने कहा ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि शादी पे जाना होता है या दावत पे जाना होता है तो वो सुबह का खाना नहीं खाते, खाना छोड़ देते ताकि जो 1 मील है ना उसको सही से खाना है। हाँ, वो फिर वो 1 मील जो है वो, मगर मसला ये है कि हमारा वो इंसान में और ऊँट में फ़र्क है ना, हम जितना मर्ज़ी खा लें हमारे जिस्म में वो रहेगा नहीं, वो निकल जाएगा सारा। ऊँट जो है वो सेव करके रख सकता है, तो वो हम में फ़र्क है थोड़ा-सा, हम अच्छा, उसको रख नहीं सकते। अगर मुफ्त का बुफे खाने के लिए मिल जाए तो उसमें भी कोशिश होती है कि ये भी पूरा खा ही लिया जाए। हाँ जी सर, वो फिर पैसे लोगों को मैंने देखा है जो माशाल्लाह बुफ़े करने जाते हैं, उनकी कोशिश होती है कि पैसे दिए तो हम पूरे करके आएँ, और अगर बच्चे को पैसे पैसे दिए तो बच्चे के हिस्सा के भी हम ही खा के पूरे करके आएँ। मगर पेट तो इतना ही है, आप कितना खा लेंगे उसमें? आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में ना पिज़्ज़ा हट जो है उसमें वहाँ पर सैलेड का आपने बॉल फिल करना होता है, तो वो आपको एक फ्रीडम देते हैं कि आप फिल कर लें। तो वो कोशिश यही होती है कि लोगों की कि सबसे ज़्यादा फिल करके कौन दिखाएगा, और वो खा भी जाते हैं। वो खा भी नहीं सकते, वो सारा ज़ाया होता है। लेकिन कुछ होते हैं चीते होते हैं, खा जाते हैं, लेकिन अक्सर ज़्यादातर यही होता है कि नहीं खाया जाता। खा सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताऊं कि मैं भी ये जाहिलानों वाली हरकतें जो थी ना मैं भी करता था, और मैं इतना फिल कर लेता था कि 3-4 लोगों के लिए वो काफ़ी होता था। नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम खाना वेस्ट करें, उतना खाएँ जितना हम खा सकते हैं। इवन हमने एक और चीज़ भी की हुई है, और मैं कोशिश करता हूँ और चाहता हूँ कि अपने दोस्त को ये बताऊँ कि अगर आप बुफ़े पे भी जाते हैं, तो आप हर डिश का थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी लें। ये नहीं कि फ़िल करके लें, पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए कि हर चीज़ हम पूरी-पूरी प्लेट्स भर के खा सकें। आप थोड़ा-थोड़ा टेस्ट सब कुछ कर लें, उसके बाद जो आपको जो अच्छा लगे वो जाके आप डिश ले लें। इससे खाना भी बचेगा और दूसरों का भी फ़ायदा होगा। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, वो ये है कि आपने जो आपका जो फैट से फिट का सफ़र है वो कैसा है आपका? आपने किस तरीके से ये तय किया फैट से फिट तक का सफ़र? फैट से फिट का सफ़र, अच्छा इसमें मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये ओवरनाइट नहीं होता। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिटनेस इज़ लाइक अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट रेस। तो आपको मैराथन की तरह भागना है, मैराथन में स्लो भागते हैं तभी आप जीतते हैं। आप स्प्रिंट मारेंगे तो आप उससे आउट हो जाएँगे। फिटनेस में भी आपको यही रखना है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है, देखिए हमारी बॉडी हर तरह अलग-अलग रिएक्ट करती है। कभी-कभार ऐसा होता है कि हमारा वेट लॉस होना ख़त्म हो जाता है। हम अगर कोई डाइट कर रहे हैं, तो डाइट करने में एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका वेट गिरेगा ही नहीं। आप चाहे भूखे रह लें, आप चाहे जितना मर्ज़ी वर्कआउट कर लें, आपका वेट वो अटक जाते हैं। मशीन आपको वेट दिखाती ही नहीं है कि नीचे हो रहा है, नहीं हो रहा, और ऐसा 2-2 3-3 महीने तक होता है। तो आपको सब्र रखना है बहुत ज़्यादा। मेरी जो फ़िटनेस जर्नी रही है, एक्चुअली मैं शुरू में भी फिट था, सऊदी आने से पहले भी मैं 2002 से वर्कआउट्स कर रहा हूँ, जिम से रहता हूँ। तो उसके बाद मैंने जब सऊदी आया तो मैंने 2 साल बिल्कुल किया, छोड़ दिया, घर पे करता रहा। लेकिन उस दरमियान में मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हुआ, काफ़ी सारी जंक खाने की वज़ह से गेन हुआ। तो फिर जब मुझे इसका ख़्याल आया प्रॉपर्ली, तो मैंने 2015 में इसको स्टार्ट किया था, वेट लॉस करना। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली नहीं किया था, मैंने बस हल्का-फुल्का सा 2-3 किलो कम किया और छोड़ दिया। प्रॉपर्ली मैंने स्टार्ट किया था 2017 में, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि मुझे 2 साल तो लगे पूरा प्रॉपर्ली शेप में फिट होने के आने को। माशाल्लाह, हम देख भी सकते हैं आप फिट हैं, और अल्लाह करे आप हमेशा फिट रहें। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मेरा मैसेज सबके लिए यही है कि आप फिट रहें, अपने घर वालों को भी यही मशवरा दें कि वो भी फिट रहें, अच्छी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। जब आप भी फिटनेस से अटैच हो जाएँगे, आपके बच्चे भी आपको देख के वही काम करेंगे जो आप करते हैं। जैसे मेरा बेटा है, अगर वो मुझे वर्कआउट करते देखता है, वो माशाल्लाह उसको सारे वर्कआउट्स का पता है, उसको हर मशीन का यूज़। तो आप जो अपने बच्चों को बताएँगे वही आगे सीखेंगे। आप खुद भी अच्छे लेवल पे जाएँ और अपनी जनरेशन, जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है, उसको भी अच्छी लेवल पे लेके जाएँ, और सबको अच्छी नसीहत करें, फिट रहें और पाकिस्तान को भी फिट बनाएँ। थैंक यू सो मच आपका शो पे आने के लिए। मैं लोगों को बताता चलूँ जो आपको जानते नहीं हैं, तो आप एक डाइटिशियन भी हैं, फिटनेस ट्रेनर भी हैं, और साथ ही साथ एक अच्छे फ़ोटोग्राफ़र भी हैं। तो मुझे कभी आप मौका दीजिएगा ताकि मैं आपसे ना फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से क्लासेस लूँ, और एक शो भी करें हम जिसके ऊपर ना फ़ोटोग्राफ़ी के ऊपर पूरा हम डिटेल में बताएं। फ़ोटोग्राफ़ी भी हम कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में कोई भी हम ऑनलाइन क्लास भी दे सकते हैं। कोई अगर सीखना चाहे तो हम बेसिक लेवल की क्लासेस भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ऑलवेज़ रेडी फॉर कोई।
इंशाल्लाह जल्द ही नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो एंड तक देखी। मज़ीद इस तरह की डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस शो के गेस्ट बनना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।